जब 1969 में सारे बैंक्स नेशनलाइज हुए थे तो उनका पर्पस था देश की उन्नति और उसको फाइनेंस करना, प्रोग्रेस को फाइनेंस करना, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करना, जिससे कि देश आगे बढ़ सके और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से प्रोग्रेसिव कंट्री बन सके। 1969 में 14 बैंक नेशनलाइज हुए। उसके बाद 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज हुए। पर्पस सेम था, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं था। पर्पस था पब्लिक का हेल्प, पब्लिक को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, पब्लिक के फाइनेंस को संभालना और गवर्नमेंट के पैसे को संभालना और उसको मदद करना फाइनेंशियली, जिससे कि वो अपने कामों को कर सके, अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा कर सके। आज जो बैंक है वो चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, हिडन एजेंडा जो है, मकसद जो है वो है प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाना, शो करना कि हमारी बैलेंस शीट और P&L बहुत बढ़िया है। और वो प्रॉफिट कहीं ना कहीं जो सेवा का जो एक एजेंडा था वो कहीं ना कहीं दब गया है और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है। जब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गया है, लाभ के पीछे भागने लगा है बैंक, तो उसमें बहुत सारी कमियां भी आने लगी है जो कई बार उजागर भी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके, बहुत सारे ऐसे बैंक्स और NBFC कंपनीज हैं जिनके कहीं ना कुछ उजागर होता रहता है। इसी तरह के कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। ये आपके रोज़मर्रा के बारे में, आप जैसे बैंक आपका KYC चेक करता है, ऐसे आप भी अपने बैंक की KYC चेक कर पाएंगे कि कौन सा बैंक सही काम कर रहा है और कौन सा गलत कर रहा है। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा पेटीएम को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5.49 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ 49 लाख रुपए फाइन लगा था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल के अगेंस्ट उसने वर्क किया था और बहुत सारी उसमें कंप्लायंस के इश्यूज थे। तो आप पेटीएम को यूज़ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि ये सब प्रॉब्लम आ रही है। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे जाके RBL जैसी प्रॉब्लम को, RBL बैंक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 6 महीने के लिए उसका लेना देना सब बंद हो गया और बेचारे कस्टमर्स रो रहे हैं और उनको अपने बैंक, अपने डिपॉजिट्स के बारे में पता नहीं है। हालांकि वो 6 महीने में मिल जाएंगे, बट उनका काम तो रुक ही गया है। तो इस तरह के बैंकों को डेवलप करता है, इस तरह की समस्याओं को उजागर करता है और इस तरह की समस्याओं को डेवलप करता है। इसलिए अपने बैंक के बारे में आप जानिए, आपके बैंक के बारे में पता लगाइए। कोई आपको आपके बैंक के बारे में आके बताएगा नहीं, आप उसका KYC करिए जैसे वो लोग आपका KYC करते हैं। अब बताइए 5.49 करोड़ कोई थोड़ा अमाउंट थोड़ा होता है। इसी तरह से दूसरा बैंक इंडसइंड बैंक, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इनसाइड ट्रेडिंग उसमें हो रही थी। इनसाइड ट्रेडिंग आप जानते होंगे। इंडसइंड बैंक के कुछ लोगों ने अपने कुछ शेयर्स बेचे, खरीदे, इधर उधर किए और वो उनको पता था क्योंकि उनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन सारी पता थी। तो इसके अगेंस्ट सेबी इंटरनल ट्रेडिंग के खिलाफ ही रहता है, इसलिए इसने ये पकड़ा और उनके ऊपर चार्जेस लगाए। इसी तरह से एक और बैंक है HDFC, जिसमें मैक्सिमम लोगों का अकाउंट है, शायद प्राइवेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है जिसमें आप लोगों का सबका अकाउंट हुआ करता है। उसके ऊपर भी 75 लाख रुपए का फाइन लगाया है। आप पूछिए क्यों? उसका मेन रीज़न है उन्होंने KYC कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया। छोटी सी बात लगती है यार, KYC तो करना चाहिए। आपको भी बुरा लगता है जब आप अपना KYC चेक कराते हैं, बैंक आपसे आपका आधार मांगता है, पैन कार्ड मांगता है और आप वापस से अकाउंट में कुछ पैसे डालने के कहता है। KYC का कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि कौन आपके बैंक में पैसा जमा करा रहा है, वो उग्रवादी है, जेब कतरा है, कौन है, इसके कारण से, या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है या वो देश का दुश्मन है, कौन है, इसलिए KYC कराई जाती है। और HDFC ने इसमें भूल करी, HDFC ने इसमें गलती करी और उसके ऊपर 75 लाख रुपए का फाइन लगाया। अब आप समझ सकते हैं आपके बैंक जो रोज़मर्रा में काम आता है वो भी ऐसे डिफॉल्ट कर रहा है। मेन मकसद कुछ ना कुछ छुपाना है और प्रॉफिट को बढ़ाना है, मकसद तो वही है। इसी तरह का पंजाब एंड सिंध बैंक, इस पे 68.20 का फाइन लगाए। अब ये फाइन क्यों लगाए? इसने सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रेडिट्स की कुछ जो कंप्लाइंसेस थी, जो उसकी जो शर्तें थी, उसको फॉलो नहीं किया। जो CRILC जिसका मैंने बोला है, सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स, ये डेटा एक जगह है जहाँ पे अपने बैंक का डेटा, उस ऑर्गेनाइजेशन का डेटा रहता है, वो वहाँ रखा जाता है और उसके सारी इंफॉर्मेशन उसकी वहाँ पे होती है और वो टाइम टू टाइम यूज़ की जा सकती है। इन्होंने इसका नॉन कंप्लाइंस किया और
उसको पूरी तरह से उसको कंप्लाइंट नहीं किया और उसकी वजह से उनके ऊपर फाइन लगाया। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए तभी फाइन लगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पंजाब एंड सिंध में तो बहुत सारे अकाउंट होंगे। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं आरबीएल जैसे बैंक को आगे डेवलप करती है। अगर आरबीएल बैंक का कस्टमर सजग होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। ऐसी ही एक एनबीएफसी कंपनी है केएलएम एक्जिमा इन्वेस्टमेंट, इस पे 10 लाख की कम पेनल्टी लगी है। और बड़े मजाक की बात है, भाई लोगों ने आपस में जितने भी इसमें जो इनके जो केएमपीज थे, की मैनेजरियल पर्सनल्स, केएमपीज, उन्होंने डिविडेंड बांट दिया अपने ही लोगों को, या कुछ भी जो भी उसमें जो डिविडेंड्स की जो एक पॉलिसी होती है कंपनीज एक्ट में, उसको फॉलो नहीं किया और डिविडेंड्स बांट दिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर 10 लाख रुपए की जुर्माना लगा है। इसी तरह से पेटीएम पे 5 करोड़ 49 लाख रुपए, 5 करोड़ 49 लाख रुपए का जुर्माना लगा। तो आप अपने बैंक के केवाईसी टाइम टू टाइम करते रहिए, किसी एम्प्लॉय पे बेस्ड होकर ना रहिए। ये सर्विस सेक्टर कंपनीज बन गई हैं और इनका कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। तो अपने, और आपको तो मालूम ही है कि इंश्योरेंस आप कितना भी पैसा बैंक में जमा कराएं, सिर्फ 5 लाख रुपए तक आपका पैसा सुरक्षित है फिलहाल अभी तक। तो इसलिए अपने बैंक को टाइम टू टाइम, समय दर समय चेक करते रहिए कि वो सही तरह से वर्क कर रहा है। किसी एम्प्लॉय पे बेस्ड होकर अपना काम ना करिए और किसी आसपास पास होने के कारण उस बैंक पे विश्वास मत करिए। अपने बैंक को चेक करते रहिए जिससे आरबीएल जैसी दुर्घटनाएं बच सकें। धन्यवाद।